हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं फोर्थ सेम के लिए आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर शुरू करता हूँ। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आपको समझाऊंगा। आरसीसी ड्राइंग। पहला टॉपिक जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि आरसीसी की फुल फॉर्म क्या है। आरसीसी मीन्स रेन फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के शब्द को यदि हम ब्रेकअप करें तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट अर्थात इसमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला नंबर एक रेनफोर्स्ड, नंबर दो सीमेंट और नंबर तीन कंक्रीट। रेनफोर्स का मतलब होता है स्टील प्रोविज़न। स्टील प्रोवाइड की जाती है, इसको स्टील प्रोविज़न कहते हैं, क्योंकि कोई भी आरसीसी दो तरह से लोड को अपने ऊपर बियर करती है। पहला टेंशन और दूसरा कंप्रेशन। टेंशन में ये माना जाता है, इसकी जो हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि टेंशन केवल स्टील लेती है और कंप्रेशन वो सीमेंट कंक्रीट लेता है, सीसी लेता है। इसीलिए इस दोनों कॉम्बिनेशन के द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से प्रोन कर सकते हैं और जो लोड आ रहे हैं उन लोड के अकॉर्डिंग हम इसको सेव कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। अब वो आती है बात स्ट्रक्चर्स की, तो उन स्ट्रक्चर्स में आपका स्लैब है, बीम है, कॉलम है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आरसीसी की फॉर्म में बनाए जाते हैं, जिसमें रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट ये बाइंडिंग मटेरियल है और कंक्रीट एक ग्रिड के रूप में होता है। इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक फाइन कंक्रीट और एक कोर्स कंक्रीट। फाइन में सैंड आ जाता है और कोर्स में ग्रिड आ जाती है। तो इस तरह से देखते हैं हम, तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एक कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का, जिसमें स्टील भी है, सीमेंट है, कंक्रीट में दो एग्रीगेट हो जाते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। अब बात करते हैं इसमें हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हम चलते हैं तो फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी स्टील को प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीम में, कॉलम में या स्लैब में, तो ये आवश्यक नहीं है कि जितनी लेंथ की हमारे पास स्टील है उसी लेंथ का हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जाए। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास जो स्टील की बार है, स्टील बार के रूप में इस्तेमाल की जाती है और इन बार के डिफरेंट डाया होते हैं, जैसे 8 mm, 10 mm, 12 mm एक्सेट्रा। इन बार्स की लेंथ भी फिक्स होती हैं, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका उतना ही ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फिक्स लेंथ की बार्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास बार है 10 मीटर लेंथ की और स्ट्रक्चर हमारा वो ज़्यादा लंबा बनना है,
जिससे हम कह सकते हैं कि वो 20 मीटर जाना है या 22 मीटर जाना है या 12 मीटर जाना है। मतलब टोटल हम ये कह सकते हैं कि बार की लेंथ से ज़्यादा, जब बार की लेंथ से ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उस स्थिति में हमको उस जो बार्स जो चल रहे होंगे ये एक बार है, इसका डाया कुछ भी हो सकता है जो दिए हुए डायज में है, और इस बार को आगे तक बढ़ाना है, मतलब इसकी फुल लेंथ तक हमको ले जाना है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लेंथ हमारी यहाँ तक, मान लीजिए जो भी लेंथ थी वो लेंथ इसकी फिनिश होती है, ख़त्म हो रही है, कंप्लीट लेंथ। अब लेकिन बात जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ तक है। जब स्ट्रक्चर हमारा यहाँ तक है, बार हमारी यहाँ फिनिश होती है, तो हमको इस बार को और भी आगे बार डालनी होंगी। तो जो बार आगे हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हम इसको इस तरह से लैप करके जॉइंट बनाते हैं। इट इज़ नोन एज लैप, और इनको आपस में एंकरिंग कर देते हैं, अर्थात बांध देते हैं। तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज लैप। अब बात ये भी आती है कि एक इस तरह से भी दिया जा सकता है लैप, दूसरा कवर के रूप में भी दिया जा सकता है लैप। एक बार आपकी ये है, दूसरी बार आपने इसको हेड टू हेड, और इसके ऊपर एक आपने कवर लगा दिया बार का, इसको भी आपने एंकर क्रिंग कर दी। ये भी एक तरीके से लैप जॉइंट्स के रूप में ही इस्तेमाल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी हमें किसी बार को आगे बढ़ाना होता है तो लैप जॉइंट, चाहे वो कवर के रूप में हो या एक दूसरे के ऊपर बार को चढ़ा करके हो, ये हम इस तरह से बना सकते हैं। इट इज़ नोन एज लैप। ये लैप जो है उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि कितना हमें बनाना है, कितना चढ़ाना है। इसके लिए कुछ एक फार्मूलाज होता है, जैसे कि हम यदि इसको कहें कि यदि टेंशन में है, यदि तनाव में बार है, यदि बार वो टेंशन में है, तो जो लैप होगा, एंकरिंग होगी, जो लंबाई होगी वो L डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू डाया इंटू सिग्मा ST अपॉन 4 टाउ BD। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये स्ट्रेस, टेंशन और बेंडिंग इन डिफॉर्मेशन, ये किसी भी स्टील के स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। जितना डाया है उस D इज द डाया ऑफ बार। इसको LD के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। इट इज नोन एज LD डेवलपमेंट। और दूसरा, यदि ये कंप्रेशन में है तो LD होगा आपका सेम रहेगा, सिग्मा ST अपॉन 5 इंटू टाउ BD। यहाँ इस स्थिति में जब यदि टेंशन है तो और 30D, और यदि वो कंप्रेशन में है तो 24D। इनमें से जो भी अधिक हो, मैक्सिमम इनमें से जो भी अधिक हो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के केस में। तो एक बात ये रही कि लैप क्या होता है। किसी भी RCC के अंदर जब हम सरिया प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उसको जब सरिया हमारी छोटी होती है और स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो उस स्थिति में हमें सरिया को या स्टील को बढ़ाना होता है। जब हम स्टील को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उस स्टील की स्टील जो बार्स होती है उसको हम जॉइंट करते हैं। उस जॉइंट को हमको
लैप जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं। लैप जॉइंट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। और बार जितना भी लैप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसकी एक डेवलपमेंट लेंथ होती है, उस डेवलपमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अर्थात एल डी विच इज़ ग्रेटर देन, विच इज़ मैक्सिमम, जो भी अधिक होगा 30D या इस पार्ट में से जो भी होगा, या 24D और इस पार्ट में से जो भी होगा उसको हम लोग लेते हैं विच इज़ मैक्सिमम। तो एक पार्ट आपका सिलेबस का ये कंप्लीट होता है जिसको हम कह सकते हैं लैप जॉइंट। दूसरी बात इसमें आती है डेवलपमेंट लेंथ, भी ये चीज़ है, रिंग्स एंड हुक्स। अब सेकंड जो इसका टॉपिक है ड्राइंग में वो है आपका रिंग्स और हुक। रिंग्स और हुक है क्या चीज़, ये समझने की बात है कि जब बार एंड हुक, जब किसी स्ट्रक्चर में बार प्रोवाइड की जाती हैं तो वो बार एंड पे, स्ट्रक्चर के एंड पर आकर के उसको रिंग के फॉर्म में या हुक के फॉर्म में बनाया जाता है। इसका रीज़न ये रहता है कि जो बार है वो हमारी पूरी तरह से जो सीसी है उसमें ग्रिप बना ले, अपनी मजबूती प्रदान कर ले। मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रक्चर है, बीम के रूप में मान लें या स्लैब के रूप में मान लें, और इसमें आपने कोई स्टील प्रोवाइड की है बार के रूप में टेंशन जोन में। तो वो ये जो आपने स्टील प्रोवाइड की है, यदि आप इसको इसी रूप में छोड़ देंगे तो होगा क्या कि इसकी मजबूती ग्रिप पूरी नहीं आएगी। ग्रिप नहीं आने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो शेयरिंग डेवलप होती है, जहाँ सपोर्ट होता है उस सपोर्ट पे शेयरिंग डेवलप होती है, वो शेयरिंग की वजह से इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हुक बनाते हैं जिसको हम लोग रिंग्स भी कहते हैं। इस तरह से दोनों एंड पे, जहाँ पर भी एंड बार का एंड हो रहा होगा उस तरह से हम लोग हुक बनाते हैं। हुक जो रहता है उसकी स्थिति ये रहती है कि 4D प्लस 4D प्लस D, अर्थात 4D, दिस पार्ट इज 4D एंड दिस पार्ट इज 4D एंड 1D इज कवर, जो कि D इज द डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार के अकॉर्डिंग एक हुक की लेंथ इज इक्वल टू 9D होती है। ये समझने की बात है कि ये तो रही स्ट्रेट बार, ये स्ट्रेट बार है, और जब रिंग बनती है या हुक बनता है इसी पार्ट को हम रिंग या हुक कहते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस या बेंट अप बार्स। बेंट अप बार, बेंट अप बार क्या है? बेंट अप बार भी एक तरीके से ये मानिए कि जहाँ पर ये सपोर्ट होते हैं, स्पान है, ये क्लियर स्पान, तो ये सपोर्ट, इन सपोर्ट पर इसके जो डिस्टेंस है वो फर्ज कीजिए जो लेंथ है वो इस तरह से मानिए। दिस इज नोन एज बेंट अप बार। कितने पे बेंट होती है? इसके कई तरह से बेंट होती हैं। ये 30 डिग्री पे बेंट हो सकती है, 45 डिग्री पे बेंट हो सकती है और 60 डिग्री पे बेंट हो सकती है। बेंट करने के लिए भी
इसकी लेंथ कैलकुलेट की जाती है। इसको हम लोग इसीलिए इसकी बेंट अप बार की लेंथ कैलकुलेशन में इसको काम कर लेते हैं। अब यदि हम ये कहें कि इसकी बेंट कितनी हुई है, तो मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए 30 डिग्री का बेंट है, तो 30 डिग्री के बेंट के केस में ये पॉइंट 30 डिग्री, 45 डिग्री। 30 डिग्री के केस में जो बेंट अप है वो है 0.27 डी। 45 के केस में है 0.42 डी और 60 डिग्री के केस में है 0.58 डी। डी इज़ द डाया ऑफ बार। जो बेंट अप कितना बेंट अप हुआ उसकी जो लेंथ है वो 0.27 डी, 0.42 डी और 0.58 डी, ये हम उसकी लेंथ में जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये हुक है, तो हुक की यदि हम इसकी टोटल लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए आप ये L हो गया, ये बेंट अप बार का हो गया और एक हुक हो गया। एक वन लेंथ टोटल लेंथ T इज इक्वल टू होता है L प्लस 0.4, यदि मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो 0.42 D प्लस 9 D। तो टोटल लेंथ बार की ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हुक और रिंग के फॉर्म में। तो ये जो हुक या रिंग के फॉर्म में बनाते हैं, इसके लिए पूरी एक टेबल के रूप में है। वो टेबल आपको बुक्स में मिल जाएगी या मैं इसमें आपको दिखाई देता हूँ। टिपिकल बार बेंडिंग शेड्यूल। जैसे पहला केस है स्ट्रेट बार का, दूसरा केस है बेंट अप बार का, तीसरा डबल बेंट अप बार डबल हुक, चौथा केस है सिंगल बेंट अप है, बेंट अप है स्ट्रेट है लेकिन दो हुक हैं और ये रिंग्स है। इट इज़ नोन एज रिंग। रिंग में भी जो ये पार्ट्स इट इज़ नोन एज हुक्स, और जब हम किसी को इसको बार को मोड़ करके बनाते हैं तो वो कहलाता है रिंग। तो ये वाला पार्ट रिंग है, अर्थात हम रिंग को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज रिंग्स। तो जब हम रिंग को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए बार को पूरी तरीके से मोड़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है, और इसकी जो लेंथ कैलकुलेशन है उस लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 4D प्लस 4D प्लस D प्लस उसकी टोटल डेप्थ। मान लीजिए टोटल डेप्थ D है और विड्थ, यदि इसकी टोटल B विड्थ है तो हम इसको टोटल, यदि हम इसकी बार की अब टोटल लेंथ निकालेंगे तो 9D प्लस 9D प्लस D प्लस B, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बार। ये सिलेबस के जो 3 पॉइंट थे, जिसमें डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, दूसरा है हुक्स ये मैंने आपको समझाया है, और तीसरा है रिंग्स जो मैंने यहाँ आपको समझाया है। इसके बावजूद भी यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पर्सनली मेरे को आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।